माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए कोर पेपर ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस लेने जा रहे हैं। इसमें जो हम लोगों का टॉपिक आज का है वो है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम Dr. Kumar A.N. Shahdev, HOD Commerce, Marwadi College, Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 vis-a-vis the Indian Companies Act 1956, every company has to compulsorily get its accounts audited by a qualified auditor. Under the Act, provisions has been made for the appointment, removal, remuneration, rights and duties of the auditor. These provisions are applicable to all types of companies, be it a private company, a public limited company, a government company or a licensed company. कहने का तात्पर्य ये है कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते थे, उसे ऑडिट में ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने अकाउंट्स को एक क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल ऑडिटर से हर एक साल ऑडिट कराएं, तभी उसकी ऑथेंटिसिटी रहती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसमें लोगों की विश्वसनीयता बनी रहती है और लोग उसको स्वीकार करते हैं और इसी के आधार पर व्यापार आगे बढ़ता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग ये जानें कि एक कॉम्पिटेंट ऑडिटर का, एक क्वालिफाइड ऑडिटर का क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो कहते हैं एन इंडिविजुअल, सबसे पहला एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल इज़ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इफ ही और शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। पहला कि उसको सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर्स practicing in India are chartered accountants. In this case, the appointment is made in the name of the first and any of the partners may act on behalf of the firm. कहने का मतलब ये है कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर अगर वो एक फर्म हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, अगर उसके ज़्यादातर पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको क्वालिफ़िकेशन है, उसको डिग्री मिला हुआ है, तो वो अपॉइंट किया जा सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे, ऑडिटर के तौर पे, और वो काम कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट है। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, LLP इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। एन LLP फर्म इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, बट ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये बहुत आवश्यक होता है कि साल भर में जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, और उन बुक्स का एक के आधार पर हम लोग साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है कि इस साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ और कैसे हुआ है। दूसरा, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिससे पता चलता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही है इस वक्त, एक पर्टिकुलर डेट में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, ये आर्थिक चिट्ठा से पता चलता है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं।
तो सबसे ज़रूरी है कि उस हर एक साल के अंत में उसका एकदम नियमानुसार सभी अकाउंटिंग रूल्स को मानते हुए, नॉर्म्स को मानते हुए हम लोग का एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा एक कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड, सिंसियर, ऑनेस्ट, रेगुलर और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा उसकी ऑडिट कराई जाए, ताकि पार्टनर्स का या शेयर होल्डर्स का या जो क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक है, कोर्ट है और डिफरेंट जो पार्टीज़ होते हैं, उनका विश्वास बना रहे कि हम लोगों का जो अकाउंट्स बन रहा है वो सही है, नियमानुसार मेंटेन किया जा रहा है और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है या किसी चीज़ को छिपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस विश्वास को, इस परम सद्विश्वास को, अटमोस्ट गुड फेथ जिसको कहते हैं या गुडविल जिसको कहते हैं, उसको बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ऑडिटिंग की। और इसी के लिए हर एक साल ऑडिट कराया जाता है और उसके अंत में जो ऑडिट रिपोर्ट आता है उसके अंत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट एंड दे present a true and fair view of the books of accounts and the statement of accounts। ये चीज़ बताता है कि हम लोग नियम से चल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और यही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है हम लोगों के पास कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर्स का। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसका किस तरह से फर्म के साथ संबंध स्थापित होता है, कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर। तो पहला इसमें कहते हैं द प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स आर कंटेन्ड इन द सेक्शन 139 धारा 139 of the Companies Act 2013. A brief summary of these provisions have been given below. एक एक करके इसको समझाया जा रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, उसका कैसे अपॉइंटमेंट होता है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज। पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके 30 दिन के अंतर्गत ये इसका अपॉइंटमेंट हो जाता है फर्स्ट ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत जानना ये है कि इफ़ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर किसी कारणवश खुदा न खास्ते जो नियम है 30 दिन के अंतर्गत उसका नहीं अपॉइंटमेंट हो पाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल करता है अपॉइंट करने में ऑडिटर को उस निर्धारित समयावधि के अंतर्गत, तो क्या होता है, द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रक्रिया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आप देखें कि एक बड़ी कंपनी में हजारों शेयर होल्डर्स, लाखों शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट होता है और हर शेयर होल्डर जो होता है, हर इन्वेस्टर जो होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि उतना पढ़ा लिखा हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स को गंभीरता से समझता हो, सभी चीज़ों को जानता हो। तो उसमें उस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसके समर्पण को कंपनी के प्रति सम्मान देने के लिए हम लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि समय से कंपनी का ऑडिट कराया जाए और एक विश्वसनीय, कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड ऑडिटर से उसका ऑडिट कराया जाए और उनको ऑडिट रिपोर्ट दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक साल के अंत में एक AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसे हर एक शेयर होल्डर को इनवाइट किया जाता है, चाहे उसके पास छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर हो, चाहे वो जितना भी पैसा लगाया हो, पर वो चूँकि मालिक है, इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी का, उसको ये अधिकार है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी का आए
और वह हर एक चीज़ को जाने, उसको किसी चीज़ को क्वेश्चन करने का अधिकार है, उसको वोटिंग का राइट है, इसलिए वो जाने कि उसका अकाउंट्स जो दिखाया जा रहा है वो सही है, एनुअल रिपोर्ट जो उसके पास आता है कंपनी का साल में एक बार, वो सही दिखाया जा रहा है। आप एक अच्छी प्रक्रिया एनुअल रिपोर्ट में पाएंगे कि वहाँ पहले बैलेंस शीट को दिखाया जाता है और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि बैलेंस शीट ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। बैलेंस शीट ये दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर डेट में व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए लोग जानना चाहते हैं पहले कि व्यापार जिसमें उन्होंने पैसा लगाया है उसका भविष्य कैसा है, उसके वर्तमान स्थिति क्या है और उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे जीवन में। और व्यापार जब आगे बढ़ेगा, उनका इन्वेस्टमेंट सही हो रहा है, उनको समय से लाभांश मिल रहा है और ऑडिट रिपोर्ट्स सही समय पे दिया जा रहा है और उनके क्वेरीज़ को कंपनी रिप्लाई कर रही है, तभी वो संतुष्ट होते हैं। इसलिए ऑडिटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अंकेक्षण, और इसमें किसी तरह का किसी बात को छिपाया नहीं जा सकता है। और कॉमर्स का व्यक्ति आप जानते हैं कि बहुत ईमानदार होता है। कॉमर्स इज़ ए जेंटलमैन्स प्रोफेशन कहते हैं, जेंटलमैन्स सब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए कॉमर्स का व्यक्ति कभी भी गलती नहीं करेगा अपने तरफ से, कभी भी नियम से हट के काम नहीं करेगा, नियम भंग नहीं करेगा कॉमर्स का स्टूडेंट। इसलिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरफ से ये सतत प्रयास रहता है कि विश्वसनीयता कंपनी की बनी रहे, लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर 100% विश्वास बना रहे और बिल्कुल निश्चिंत होकर वो काम कर सकें। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है कंपनी, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है सही समय पे ऑडिट कराया जाए, ऑडिट रिपोर्ट हर एक मेंबर के हाथ में पहुँचे। ये एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से होता है। तो पहले इसीलिए कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जो हर एक साल के अंत में हर एक शेयर होल्डर को दिया जाता है एक कॉपी, उसमें पहले हम लोग फाइनेंशियल बैलेंस शीट को दिखाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, निश्चित कर देते हैं उन लोगों को, शेयर होल्डर्स को, कि आपका पैसा सुरक्षित है, सही हाथों में है, उस पर सही निर्णय लिया जा रहा है और उस पर ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को कंपनी के बढ़ाते हैं। तो यही चीज़ जानना चाहता है शेयर होल्डर। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाया जाता है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। उसको बाद में दिखाया जाता है, क्योंकि इस साल क्या लाभ या हानि हुआ है वो सेकेंडरी चीज़ है, वो इस एक ही वर्ष के लिए है। हाँ, निश्चित तौर पे लाभांश मिलना अच्छा लगता है। डिविडेंड जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेचारे डिविडेंड के लिए साल भर वेट करते हैं, तो उनके लिए डिविडेंड महत्वपूर्ण है, उसको ईमानदारी से दिया जाना चाहिए, सही समय पर दिया जाना चाहिए और डेफिनिट और रेगुलर एक डिविडेंड मिलना चाहिए उनको। लेकिन ज़रूरी है कि उनकी विश्वसनीयता को स्थापित रखी जाए, इसीलिए कंपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। इसके बाद आता है द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM विद इन 90 डेज। अगर फर्स्ट वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 30 दिन के अंतर्गत नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो उसमें सेकेंड प्रोविज़न ये होता है कि द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग EGM बोलते हैं, विद इन 90 डेज, 3 महीने के अंतर्गत, 90 दिनों के अंतर्गत। द फर्स्ट ऑडिटर, तीसरा पॉइंट है, द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग AGM। ये हुआ पहला पॉइंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब आता है सेकेंड, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इसके अंतर्गत कैसे फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। आप जानते हैं कि ऑडिट हर जगह महत्वपूर्ण है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या किसी दूसरे तरह की कंपनी हो। इसमें है द सेक्शन इंक्लूड्स ए गवर्नमेंट कंपनी ऑन एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और एनी partly by the central government and partly by one or more state governments, मतलब जिसको कि गवर्नमेंट्स का जॉइंट ओनरशिप बोला जाएगा।
इसके अंतर्गत होता है ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो है द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन सच कंपनीज इज डन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब आप जानते हैं कि CAG जो होता है कंपनीज़ का, ये गवर्नमेंट सेक्टर का, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये वो इंसान होता है जो सभी सरकारी संस्थानों के ऊपर और सरकारों के ऊपर भी नियंत्रण रखता है कि किसी तरह की अगर गड़बड़ी की गई है, फिनेंशियल इरेगुलरिटी है, मैनिपुलेशन है फंड्स का, तो उसको वो नियंत्रित करता है। और ऑडिटर जनरल इतना महत्वपूर्ण चीज़ होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो पहला पार्लियामेंट में फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे भारत के प्रोफेसर A.G. गोरावाला। प्रोफेसर A.G. गोरावाला पंडित नेहरू को तक करेक्ट कर दिया करते थे। अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कोई गलती होती थी, पब्लिकली उसको सुधारते थे वो। और उनका एक पार्लियामेंट में कई एक प्रोसीडिंग्स ऐसे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हो या बाकी चीज़ों का हो, वो उन्होंने उसको करेक्ट किया है। और पंडित नेहरू को तक वो बताते थे कि आपसे ये गलती हो रही, ये नहीं हो सकता है अकाउंट्स के नियम के अनुसार। और उसको पंडित नेहरू को तक मानना पड़ा, प्रोफेसर A.G. गोरावाला। और उन्होंने कहा था कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए था, और वो रखा गया बहुत सम्मान के साथ। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए इनको निर्णय लेने में आसानी होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। तो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज़ में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं विदिन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इसके बाद आता है इफ़ द CAG फेल्स, अगर किसी कारणवश कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 60 दिनों के अंतर्गत फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होता है, इफ़ द CAG फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो उनको ये अधिकार है कि अगले 30 दिनों के अंतर्गत वो अपॉइंट करें। इसके बाद आता है किसका, फर्स्ट ऑडिटर का। इसके बाद आता है फेलिंग टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 30 डेज, द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज ऑफ द EGM। अगर इसके बाद भी फेल रहे तो होता है कि फेलिंग टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 30 डेज, द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज एट द EGM। फिर EGM होगा, उसके 60 दिनों के अंतर्गत उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होता है, तो पहला एनुअल जनरल मीटिंग तक वो रहता है, फिर उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, उसको रिन्यू किया जाता है, पर 1 साल का इसका टेन्योर होता है। अपॉइंटमेंट, इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इसके अंतर्गत आता है इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इसमें क्या है, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट AGM अपॉइंट द इंडिविजुअल और ए फर्म एज एन ऑडिटर। फर्स्ट AGM में हर एक कंपनी क्या करती है, अपॉइंट करती है एक इंडिविजुअल को या फर्म को ऑडिटर के तौर पे। इसके बाद है द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर सो अपॉइंटेड विल बी फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th AGM एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM। ये प्रावधान दिया गया है कानून के अंतर्गत। इसमें एक बात ध्यान देने की है खास करके, पहला पॉइंट, a written consent of the auditor and a certificate as to the fulfillment of the conditions is sought before such appointment is made। इनसे एक
सर्टिफिकेट लिया जाता है और एक कंसेंट लिया जाता है कि आप इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। किससे? ऑडिटर से। सेकेंड पॉइंट, द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न रिगार्डिंग सच अपॉइंटमेंट एंड फाइल ए नोटिस ऑफ द सेम with the registration within the days of the meeting in which the appointment was made. बोलता है कि the company shall inform the auditor concerned regarding such appointment and file a notice of the same with the registrar within 15 days of the meeting in which the appointment was made. आप जानते हैं कि जब मीटिंग होती है तो उसमें खुलकर डिस्कशन होता है, इसीलिए कहा जाता है कंपनी को एक बहुत ही न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलाया जाने वाला संस्था है ये। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक कंपनी सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। वहाँ ओपन डिस्कशन होता है, खुले में सबका विचार लिया जाता है और अंत में जो सबसे अच्छा ये होता है ऑप्शन होता है उसको स्वीकार किया जाता है और तब अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का। और जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो ये नियम है कि 15 दिनों के अंतर्गत एजीएम का उसको उसके अपॉइंटमेंट की सूचना रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज को दे दी जाती है। इसके बाद है द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर शैल बी रेटिफाइड। और दूसरी बात है उसमें कि एक नोटिस भी दिया जाता है कि एक तो ऑडिटर कंसर्न को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको अपॉइंट किया गया है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू that you have been appointed very honorably for this. In a very decent discussion it was decided to appoint you और we are pleased करके एक अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाता है अच्छे शब्दों में, ताकि वो सम्मानित महसूस कर सकें और कानूनन उनको स्ट्रेंथ मिल सके कि उनका अपॉइंटमेंट हो गया है। और इसके साथ ही एक नोटिस फाइल कर दिया जाता है रजिस्ट्रार के पास जॉइंट स्टॉक कंपनीज के। इसके बाद होता है द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर शैल बी रेटिफाइड बाय द मीटिंग एट एवरी एजीएम। हर एक एजीएम में इसको फिर से रेटिफाई किया जाता है। दैट इज़ विज सेकेंड एजीएम में, फोर्थ एजीएम में, थर्ड में, फिफ्थ एजीएम में, सभी में रेगुलरली इसको किया जाता है, रेटिफाई कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, the CAG shall appoint the auditor of the company within a period of 180 days from the commencement of the financial year. जो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जो अभी भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है, इसके आरंभ होने के 180 दिनों के अंतर्गत CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो शैल अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज। इसके 180 दिनों यानी 6 महीने के अंतर्गत उसका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर देते हैं CAG के द्वारा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष जो आरंभ होता है उसके 6 महीने के अंतर्गत 180 डेज के अंतर्गत द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। और ऑडिटर अगले AGM तक उसका ऑफिस होल्ड करता है। यही नियम है क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के संबंध में। इसमें थोड़ा इंग्लिश हम लोगों को इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि कॉमर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड दिमाग में लेके चलता है, पूरे ग्लोब को दिमाग में लेके चलता है और एक ही इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्सेंट हैं भारत में। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक ही इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्सेंट है, थोड़ा कंफर्टेबल है, इसलिए हम लोग इंग्लिश को थोड़ा यूज़ करते हैं, कंपलसरी होता है क्योंकि दुनिया का 33% जो जनसंख्या है वो बहुत कंफर्टेबली इंग्लिश को समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है या उसमें वार्तालाप कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को दुनिया से अपने को लिंक करने में, इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा आसानी होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में, और दुनिया से कम्युनिकेट करना, अपने को कनेक्ट करना आसान होता है। इसलिए सभी बच्चों को थोड़ा इंग्लिश जानना चाहिए, इसलिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी होता है। और कानून जो हम लोगों का बना हुआ है मोस्टली इंग्लिश में ही है, इसलिए भी ज़रूरी है। तो हिंदी में समझना चाहिए बच्चों को और इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।